वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पूरे के पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, पूरे के पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की एक वन शॉट समरी। आपने अगर पहले से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रखा है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन का सोर्स होने वाला है कि सर कैसे बहुत ही शॉर्ट 1.5-2 घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने नोट साथ में लेके बैठिएगा। आज हम सारी चीजों को फटाफट क्या करेंगे, टच डाउन करके आएंगे। मैं इस लेक्चर में कोई भी फालतू थ्योरी के बारे में बात नहीं करूंगा। मोर ऑफ ना एक प्रकार का पॉडकास्ट है। ठीक है, हम लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत सारी बातों के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखते रहिए। सर अगर मैं पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात करूं तो मैंने इस चैप्टर को ना कुछ इस पार्ट में, इन पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। पूरा का पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो सिर्फ ये 4 पार्ट्स के आगे पीछे घूमता है। ठीक है ना, वो बस इन 4 पार्ट्स के आगे पीछे घूमता है। बल्कि यहाँ पर एक आध चीज और होती है, एक चीज और होती है अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो मिसलेनियस बॉन्डिंग। ठीक है ना, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, वो जो मिसलेनियस बॉन्डिंग होती है वो टाइप की चीज है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अभी इनके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझिएगा। पूरा का पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इन 4 चीजों में डिवाइड होता है। सबसे पहले रहता है कि बहुत ही थ्योरी वाली चीज की रीजन, केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, बनते कैसे हैं, उनके पीछे का रीजन क्या होता है, वजह क्या होती है, इसके बारे में। दूसरा होता है केमिकल बॉन्ड्स के टाइप। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, बेसिकली आपके दो कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है ना, जिनकी जो एनर्जी है, जिनकी एनर्जी आपके 200 से 400 किलो जूल के बीच में होती है। और एक होते हैं मेरे वीक बॉन्ड्स, जिनकी एनर्जी 200 से कम होती है। ठीक है ना, जिनकी एनर्जी 200 से कम होती है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के भी फर्दर आगे 4 पार्ट्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है आपका आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है मेटालिक। फिर जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स के भी आपके दो प्रकार होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है आपके वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल बॉन्ड्स या फिर वीक फोर्सेस। ठीक है ना, बहुत सारे नाम है। थोड़ा सा मैं तेजी में रहूंगा तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है, जो कि इस स्टेज पे आपने पाप कर रखा है, तो बिल्कुल भी इस लेक्चर को मत देखिए। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो चीज हमने इतने लंबे दौरान 8 10 16 15 लेक्चर्स में पढ़ी है उसको आप 2 घंटे में पूरा का पूरा नहीं निपटा सकते। चलिए आगे अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सर आपके रीजन क्या होता है वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग, वीक, इसमें जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे सामने क्या कि सर अलग अलग थ्योरीज जो एसोसिएटेड है और इनके बीच में भी जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना उनके बारे में भी हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक है, थ्योरीज कौन कौन सी होती है सर मेरे जीवन में केमिकल बॉन्डिंग में? मेनली मोटा मोटा 4 थ्योरीज होती हैं, 4 थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी जो हम देखते हैं, जो एकदम कहते हैं ना बच्चों वाली, छोटे बच्चे वाली थ्योरी, दैट इज लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल ने कुछ बातें कही, क्या थी वो देखेंगे। फिर लुईस ऑक्टेट रूल ना कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। केमिकल बॉन्ड बने, केमिकल बॉन्ड के बिहेवियर को जिसने एक्सप्लेन किया सबसे पहले कौन था? सबसे पहले आपके लुईस ऑक्टेट रूल आए, लुईस साहब आए। लेकिन कुछ बातें थी जो लुईस साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जो बातें लुईस साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो क्या थी? वो बन गई उनके ड्रॉबैक्स, वो बन गए उनके लुईस ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स। और वही बातें एक्सप्लेन करने कौन आया? वही बात एक्सप्लेन करने पिक्चर में आया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बोले तो वीबीटी। समझ में आई बात? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई वो आई आपकी लुईस डॉट थ्योरी। उसमें लुईस ऑक्टेट रूल, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कुछ बातें थी जो लुईस साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कौन आया मेरे जीवन में आया आपका बीबीटी, बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई वो भी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कहीं पे उसके भी क्या है, ड्रॉबैक्स आ गए, लूप होल्स आ गए। तो उन बातों को एक्सप्लेन करने कौन आया मेरे जीवन में? वेस्पर थ्योरी, बोले तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी जब कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो मेरे जीवन में आखिरी थ्योरी आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये जो थ्योरीज है ना, यहाँ पे आपकी वीबीटी हो गई, वेस्पर थ्योरी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करे और हम जानते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड में पढ़ते हैं कुछ अपने के बॉन्ड पैरामीटर्स क्या रहते हैं सर? बॉन्ड पैरामीटर्स, अगर आप बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करोगे तो बॉन्ड पैरामीटर्स आपके होंगे कि अगर आपकी दो चीजें हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट होती है, उनकी बॉन्ड एंगल कैसे इफेक्ट होता है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट होती है। तो जब भी अलग अलग चीजों की मुझे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है तो वो आपका क्या होता है? बॉन्ड पैरामीटर्स में आता है। तो आपको एक छोटी छोटी सी बात समझ में आई, जल्दी देखेंगे। आपको बात समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। अगर किसी को बनाना है ये बना सकता है, वरना मैंने बोला ना आज का जो आपका लेक्चर है मोस्टली कैसा रहेगा, ये आपका पॉडकास्ट टाइप का रहेगा। यहाँ पे हम बातें ज्यादा करेंगे, यहाँ पे हम लोग बातें ज्यादा करेंगे और एक एक बॉन्ड के अंदर जो कुछ स्पेशल स्पेशल चीजें हैं वो भी हम सारी देखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखना, सबसे पहले बात आती है रीजन का, क्या कि रीजन क्या था, मेरा बॉन्ड क्यों बना, है ना? किसी भी बॉन्ड के बनने का रीजन क्या होता है सर? बॉन्ड जब एटम आपस में नजदीक आते हैं, सुनिएगा बहुत सिंपल सी बात है, जब एटम आपस में नजदीक आते हैं, जब एटम आपस में नजदीक आ रहे हैं, ये क्या है? एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। अभी तो एटम क्या दूर है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कर रहा हूँ, एटम क्या है? नजदीक आ रहे हैं। तो जब एटम नजदीक आते हैं तो इस पॉइंट पे वो क्या करते हैं? एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे, जैसे जैसे आप यहाँ आ रहे हो वैसे वो लोग एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। पहले मेरी एनर्जी इतनी है, एनर्जी कम हुई एनर्जी, तो धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी को कम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो। और स्टेबिलिटी एनर्जी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सर कोई भी आइटम अगर बॉन्ड बना रही है तो वो क्यों बनाती है? टू गेन स्टेबिलिटी। सर सिंपल सी बात है, कोई भी आइटम अगर बॉन्ड बना रही है तो क्यों बना रही है? टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है ना, वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड्स बनाती है, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाती है। ठीक है, एटम नजदीक आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बात हम समझ गए। लेकिन सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ये क्या होती है? बराबर होती है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। ये वो स्टेज है जहां पर आपका बॉन्ड बन जाता है, ये वो स्टेज है जहां पर आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, यहां पर आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, इस स्टेज पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
इससे पहले वाली जो स्टेज है, इससे पहले वाली स्टेज, यहाँ पर ये नजदीक आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये नजदीक आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना नजदीक आएंगे उतनी एनर्जी गिरेगी। ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना? फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आके आके एक स्टेज ऐसी होती है कि अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो गए, लोएस्ट जितनी एनर्जी पे जा सकता है वो लोएस्ट की क्या होती है? एनर्जी होती है। इतना जिस डिस्टेंस पे दोनों ने बॉन्ड बना लिया, वो क्या होती है? वो मेरी बॉन्ड लेंथ होती है। जिस डिस्टेंस पे, जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर दोनों ने, जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर दोनों ने बॉन्ड बना लिया, वो क्या हो गई? वो हो गई मेरी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप नजदीक लेकर आओगे, अगर आप इससे ज्यादा नजदीक लेकर आओगे, ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाली स्टेज, ये वो स्टेज है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाती है? ज्यादा, ठीक है ना? ये वो स्टेज है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है कम और रिपल्शन ज्यादा होने लगती है। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इस डिस्टेंस से थोड़ा सा और नजदीक आए, अगर आप इस डिस्टेंस से थोड़ा और नजदीक आए, तो एकदम से मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसे शूट करती है? कैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और सिस्टम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो पहले तो एनर्जी कम हुई, स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ। ये डिस्टेंस है जहां पर आप कहते हो बस इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। यहां पर आपकी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर है, ना ये दूर जाएगा ना पास जाएगा, तो ये कहलाती है जहां पर बॉन्डेड स्टेट, यहां पर आपके एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और यही होती है मेरी ये जो डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस होता है मेरा क्या? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यही बराबर होता है आपका बॉन्ड लेंथ के। अगर आप इससे और नजदीक आओगे, अगर मैं इससे और नजदीक आऊंगा, तो इससे और नजदीक जाने पे, इससे और नजदीक जाने पे ये बना लेता है, ये बना लेता है आपका, इससे और नजदीक जाने पर ये बना लेता है आपका क्या? रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, एनर्जी धुआंधार तरीके से बढ़ती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो रीजन क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। अच्छा, और आपका, हमने बोला कि जब आप नजदीक आते हो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? सर अगला जब हम बात करेंगे तो आता है मेरे सामने क्या? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड्स के टाइप्स की बात करें, अगर हम बॉन्ड के टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपके, एक सेकंड, हाँ, ठीक है ना? सबसे पहला मेरे पास क्या आता है? सबसे पहला मेरे पास आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं सर? जिनकी एनर्जी, जिनकी एनर्जी 200 से 400 किलो जूल के बीच में होती है। ऐसे बॉन्ड जिनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से 400 किलो जूल के बीच में है, ऐसे बॉन्ड जिनकी एनर्जी 200 से 400 किलो जूल के बीच में है, वो कहलाते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड जिनकी एनर्जी 2 से 40 किलो जूल के बीच में, 2 से 40 किलो जूल के बीच में, वो कहलाते हैं मेरे वीक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आपके आयनिक आ गए, कोवेलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट है, मेटालिक है। और वीक में हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस वो होती हैं जो जनरली आपकी किसमें देखी जाती है? वो आपको देखने को मिलती है आपके वंडरवाल, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस, डायपोल, डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, उन सबके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने देखी, ये चीज मैंने देखी। आइए एक एक करके ना, एक एक करके, मैंने बोला एक एक करके सारे बॉन्ड्स को निपटा देते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला भी मेरे जीवन में आयनिक बॉन्ड। अच्छा, सॉरी, सबसे पहला था मेरे जीवन में आयनिक बॉन्ड। सर अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, गौर से देखना, अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आइटम है, एक आइटम है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या बन गया? आपका कैटायन, वो बन गया कैटायन। एक आइटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो क्या बन गया? वो बन गया आपका एनायन। तो यहां पर एक है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिस पे इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो बन गया मेरा कैटायन, वो बन गया मेरा कैटायन। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और वो बन गया मेरा एनायन, वो बन गया मेरा एनायन। क्या ये बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और आप बन जाते हो क्या? कैटायन। जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो, जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप बन गए एनायन। तो बेसिकली मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि बॉन्ड which is formed by transfer of electron, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होती हैं? एक अच्छा, बढ़िया, ताजा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है? उन कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करें, उन कंडीशंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन आपने बोली कि सर एक आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में आ जाओ, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में आ जाओ। एक आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लगी होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैटायन बनने में ना ज्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो। दूसरा बन रहा है एनायन, दूसरा बन रहा है आपका एनायन। एनायन बनने के लिए, एनायन बनने के लिए आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो होनी चाहिए हाई। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा आइटम क्या होगी? स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो आपने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आ रही है तो थोड़ी सी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आ रही है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, अच्छा खासा एक्सोथर्मी को, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो क्या हो मेरा? ज्यादा हो। और तीसरी चीज, जब कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं ना, जब कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं।
तो जो लैटिस एंथैल्पी हो, लैटिस एंथैल्पी हो, वो बहुत ज़्यादा हो कि जब कैटायन और एनायन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आके जुड़ते हैं, एक लैटिस बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जो आयनिक कंपाउंड है ना, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होगी? जब उन दोनों के कैटायन एनायन के मिलने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब लैटिस कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं, वो एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं, एक लैटिस बनाते हैं, और उस लैटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो कहलाती है आपकी लैटिस एंथैल्पी। क्या आपको ये बात समझ में आई? पानी पिला दो। ठीक है। अब सर, अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करें, अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करें, अब ना अगर मैं लैटिस एंथैल्पी की बात करूं, तो मेरी बात समझिएगा। लैटिस एंथैल्पी को आप एज सच तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लैटिस एंथैल्पी को हम लोग एज सच कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 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 बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है ना? एक बॉर्न हेबर साइकिल नाम की चीज होती है, जिसकी सहायता से हम लोग अपनी लैटिस एंथैल्पी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। वरना वैसे कोई ऐसा इनका कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है। ठीक है ना? लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने का ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री, अगर आपने थर्मोकेमिस्ट्री आपने देखी हो, तो एक प्रोसेस होती है ना, उसमें सारी जितनी भी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं, हम उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो हम वही यहाँ पे देखेंगे। देखेंगे जरा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि एक लैटिस जब बनता है, कैटायन एनायन आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना? कैटायन एनायन आपस में जब जुड़ते हैं, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, कैटायन एनायन जब आपस में जुड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे सबसे सिंपल नमक बनाने का ले लेते हैं। ठीक है? नमक बनाने का देखना, मैंने लिया, मैंने कहा सर देखो, एक तो ये है मेरा Na सॉलिड, ये हो गया मेरा हाफ मोल ऑफ Cl2 गैसियस। यहाँ पे जब आप दोनों को मिलाते हो, आपको मिलता है NaCl सॉलिड। आपको मिला NaCl सॉलिड। और ये NaCl सॉलिड में जो आपका, ठीक है ना, NaCl सॉलिड में जो आपका, NaCl सॉलिड में जो आपका वो रिलीज होता है, क्या कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज हुई, या फिर इन दोनों को मिलाने में जो आपकी एंथैल्पी लगी, क्या बोलते हैं अपन उसको? सर उसे हम कहते हैं, उसे आपने सुना होगा, उसे हम लोग प्यार से कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF। वो क्या होती है मेरी? वो होती है मेरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब इस प्रोसेस से आप लोग अपनी लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? ये तो आपने मुझे मोटा मोटा फाइनल बता दिया। आओ जरा देखते हैं ना सर, एक बार इसको देखते हैं जरा थोड़ा अच्छे से ना, अच्छे नजरों से जरा इसको हम सॉल्व करते हैं जरा। समझिए, आप बोले कि सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप ना इसका बनाएंगे आयन। और आयन बनाने के लिए सबसे पहले तो आयन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड है लेकिन गैसियस नहीं है, तो इसको गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हम यहाँ पर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अगर आप इसको सबलाइम करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं, तो ये बन जाता है, ये बन जाएगा मेरा Na गैसियस। अब इस Na गैसियस में से जब ये गैसियस मोड में आ गया, अब आप इसको दीजिए IE1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। जब आप इसे IE1 देंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 देंगे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये आइटम बन जाती है आपकी Na पॉजिटिव। ठीक है। Cl पे आ जा, Cl पे आ जा। Cl ऑलरेडी गैसियस है, Cl ऑलरेडी मेरा क्या है? गैसियस है। लेकिन इसको आइसोलेटेड करना, आइसोलेट मतलब अभी किसने डायटोमिक फॉर्म में है ना Cl2, मुझे इसको मोनोटॉमिक बनाना है। तो आप देते हैं यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन आधे मोल के लिए कितनी लगेगी? आधी। ठीक है ना? एक मोल के लिए एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगती है, आधे मोल के लिए क्या लगेगी? आधे मोल के लिए लगेगी आधी, तो ये होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय 2। जब आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी, ये बन जाएगा मेरा Cl, और ये तो कैसा पहले से गैसियस था। अब ये अनायनिक फॉर्म में कैसे आएगा? अनायनिक फॉर्म में आएगा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोगे। आपने दी इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और ये बन गया मेरा Cl नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी देखिए, क्या आपको यह बात समझ में आई? जब ये दोनों आपस में, क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, कैटायन एनायन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये क्या बनाएंगे? देखना, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका NaCl। ठीक है ना? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कराया। तो जब कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? आप एक बारी में समझ गए, आप एक बारी में मेरी भावनाएं समझ गए। आपने बोला सर यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसकी? NaCl की। ठीक है ना? यहाँ पे जो लैटिस एंथैल्पी निकलती है, किसकी निकलती है? NaCl की निकलती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ। अब थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्या कहते थे? थर्मोकेमिस्ट्री में हमने एक चीज देखी है, अब यहाँ पे थोड़ा ना इसका सम गेम करते हैं। जीरोथ लॉ नहीं, कौन सा था वो? हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, कुछ ऐसी होता था।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मोटा मोटा आपने मुझे एक बात बोली, मोटा मोटा आपने मुझे एक बात बोली कि सर जब आप सोडियम और क्लोरीन लेते हो तो आपका NaCl बनता है, इसमें टोटल टोटल जो एनर्जी लगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इसमें अंदर ही अंदर कितनी सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है, एक होती है आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर होती है आपकी एक आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, फिर एक आती है मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आधी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय 2, फिर एक आता है यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में एक आइटम आती है जिसे आप लोग कहते हो क्या, लैटिस एंथैल्पी। तो सर आपको ना सारी वैल्यूज पता है, आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, और एक इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, एक लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, इसका लैटिस एंथैल्पी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन में से बाकी सारी वैल्यूज को माइनस कर लेंगे। तो जब आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से बाकी सारी वैल्यूज माइनस कर लेते हैं, आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए आप किसकी सहायता लेते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल की, मतलब कंप्लीट इसमें कितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई हैं, कितनी प्रोसेसेस लगी हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी इसको देखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ के इसको बता दो कि लैटिस एंथैल्पी किस किस पे डिपेंड करती है। जो लैटिस एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड करती है, इसी को देखिएगा जरा। सर जो आपकी लैटिस एंथैल्पी होती है ना, लैटिस एंथैल्पी ये प्राइमरीली डिपेंड करती है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर, अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कुछ होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे ना मुझे एक चीज पता लग जाती है, इससे मुझे एक चीज पता लग गई कि जो मेरी लैटिस एंथैल्पी है, जो मेरी लैटिस एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, कैटायन के चार्ज के, या फिर एनायन के चार्ज के, या फिर दोनों के। ठीक है ना, कैटायन एनायन का जो चार्ज होता है उस पर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा आयनिक होगा, उतना ज्यादा मेरी लैटिस एंथैल्पी होगी। और दूसरा 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 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होती है आपकी दोनों के बीच की, दोनों कैटायन और एनायन के बीच की बॉन्ड लेंथ। तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया मेरा कैटायन और एनायन का आयनिक बॉन्ड लेंथ, या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना, वहां से एक चीज निकल गई आपकी क्या, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को हमने अच्छे से जाना, अब बात करेंगे आगे, जल्दी देखिए। ठीक है, जो लैटिस एंथैल्पी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 चार्ज जो है, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ना, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितनी कम होगी आपकी लैटिस एंथैल्पी भी उतनी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए मेरी, लाला बॉन्ड लेंथ मेरी होनी चाहिए कम, बॉन्ड लेंथ मेरी होनी चाहिए कम। क्या आपको यह बात समझ में आई? अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अगला मेरे जीवन में क्या आया, मेटलिक बॉन्ड। कुछ नहीं, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, मेटल्स में आयरन है। अब आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन के बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल आइटम्स हैं, आयरन के अलग अलग आइटम्स हैं, और वो आपस में जिससे जुड़े होते हैं वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा मेटलिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड होता है आपका इट फॉर्म्स प्राइमरीली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो आपका एक बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये फॉर्म होता है बिटवीन मेटल्स, इट फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स ओनली। ये ना सिर्फ मेटल्स के बीच ही बनता है, ये सिर्फ आपका मेटल्स के बीच ही बनता है। जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है भाई, मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है मेरा कौन सा, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक बॉन्ड में आपके ना जो मेटल के एटम्स होते हैं, आयरन के अलग अलग एटम्स हैं, वो फैले होते हैं, पूरे आपस में कनेक्टेड है, और उनके बीच में जो कहते हैं ना फेविकॉल का या फिर एडेसिव का जो काम करता है वो कौन करता है, वो आपके ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। डी लोकलाइज का मतलब ये आपके
एक जगह से दूसरी जगह पे नाचते रहते हैं, ये मूवमेंट फ्री होता है। जैसे आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा ना डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइज का मतलब होता है कि एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं, ये इनका आना जाना डांसिंग इधर से उधर चलती रहती है। क्यों? जब आप एक मेटल का टुकड़ा है, एक मेटल के टुकड़े में अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट का वायर लगा दिया, तो ये पूरा एक तरफ दूसरी तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये इधर उधर फ्लो करने लग जाते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है ये, ठीक है, ये इधर उधर फ्लो करने लग जाते हैं। तभी तो जब ये फ्लो करते हैं, तो अगर एक लोहे की चम्मच है, कोई भी लोहे का टुकड़ा, लोहे की रॉड है, अगर एक तरफ करंट लगाओगे तो वो करंट पूरे में क्या करेगा? फ्लो करेगा, वो करंट पूरी रॉड में फ्लो होता है। वैसे ही यहां पर बात कर रहे हैं कि जब आप वैसे ही जब आप कोई मान लीजिए कि इसको तो सुना होगा ना आपने, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे उपयोग करते हैं, यहाँ पे लाइट मारते हैं, तो लाइट मारते तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन ना एक जगह पे फिक्स नहीं है, इनका आना जाना, आदान प्रदान, मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन सब चलता रहता है। ठीक है ना, इनका आना जाना सब चलता रहता है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे ठीक है, ये बात समझ में आई। मेटलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल्स के बीच में होता है। इससे ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है ना, हमने पहले पढ़ा था, ना पढ़ेंगे। मेटलिक बॉन्ड्स के बारे में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। अगला क्या है? अगला है मेरे जीवन में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, अगला है मेरे जीवन में कोवेलेंट बॉन्ड। पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी कुछ अपनी एक आध चीजें जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे आयनिक बॉन्ड था, वो एक्सचेंज से बनता है, ट्रांसफर से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है सर it is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग में भी ना मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, शेयरिंग में भी मैं एक वर्ड ऐसे लिखना चाहता हूं, इक्वल। जानबूझ के लिखा मैंने ये, क्यों? पता चलेगा। सर यहाँ पे ना कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं। पहले वाले ने बोला कि भैया मेरे पास ना 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो फिर क्या करूं? उसने बोला भैया मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन, इसने बोला कि सर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दूसरा बोला भैया 2 2 4 2 6 और एक 7, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे? देखो, ये दोनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। मान लो हिसाब मांगने वाला आया और इनसे बोलेगा, कहेगा भैया मेरे को ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करवाओ। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, जय हो, मैं तो स्टेबल हो गया। ये ना ये मैं आया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शेयरिंग करके मैंने क्या देखा? शेयरिंग करके मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि भैया मेरे पास भी 8 है, मेरे पास भी 8 है। तो शेयरिंग वाला जो हिसाब किताब होता है, अगर मान लो मेरे मार्केट में कोई बढ़िया सी महंगी सी आइसक्रीम आई 100 रुपए वाली, सर मैं नहीं खरीद सकता 100 रुपए की आइसक्रीम, बहुत महंगी है। मैंने क्या किया? 4 दोस्तों ने 25-25 रुपए मिलाए और आइसक्रीम खरीद के लिए आधी आधी 1/4 है ना, 25%, एक चौथाई आइसक्रीम सबने थोड़ी थोड़ी खा ली, आसर मजा आ गया। 100 रुपए वाली आइसक्रीम टेस्ट कर ली। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे पूरी खानी है, मेरे लिए ये है कि मुझे टेस्ट करनी है कि 100 रुपए वाली आइसक्रीम आखिर होती कैसी है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? जितने इलेक्ट्रॉन पहले वाले आइटम ने दिए उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ने दिए। एक मिनट जरा अपन पानी पी लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा चेंज लगेगा आपको, क्योंकि स्टूडियो चेंज हुआ है, ठीक है ना, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो रहा था बार बार, तो स्टूडियो भी अपन चेंज करते रहते हैं। आइए देखते हैं। तो सर हमने एक बात देखी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बनते हैं, ये इनकी मेन बात है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको दोनों पार्टी यूज करती है। और मैंने बोला था इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग का अर्थ क्या होता है? इक्वल शेयरिंग का अर्थ होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन पहले वाली आइटम देगी उतना इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली आइटम ने दिया, जितना इलेक्ट्रॉन पहले वाली आइटम ने दिया उतना इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली आइटम ने दिया, और ये बन जाता है मेरा इक्वल शेयरिंग, ठीक है ना, दोनों ने आपस में इक्वल शेयरिंग करी। अब अगर मैं ए के पास जाऊं, ए के पास अगर मान लो इंस्पेक्टर साहब गए और बोले हाँ भाई ए अपने इलेक्ट्रॉन गिनाओ, ये बोलेगा मालिक 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने हो गए? 8। अगर इंस्पेक्टर साहब बी के पास गए, हाँ भाई बी अपने इलेक्ट्रॉन गिनाओ, ये बोलेगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये लॉजिक से आपने क्या देखा? ये लॉजिक से आपने देखा कि सर मेरे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और वो आपस में क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, कौन सा? इन दोनों के बीच में रिश्ता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है। चलिए अगर मैं एक चीज देखूं, ये इट इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है ना। नॉन मेटल के बीच में, मैंने बोला मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हो गया आपका आयनिक। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका मेटालिक। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ना सर एक बात होती है यहाँ पे, एक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले समझना। एक होता है ना कि कोई भी बॉन्ड, फजान साहब आपके बड़ी बेहतरीन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीज बोली कि कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता, सब में थोड़ी थोड़ी कोवेलेंट थोड़ी थोड़ी आयनिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो आप कहते हो कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर कहीं पे आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो वो क्या बन जाता है? वो मेरा आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ये बात समझ में आई? तो जो आयनिक है ना, आयनिक वर्ड या फिर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर को उन्होंने एक नाम दिया, बड़ा ही खूबसूरत सा नाम दिया, जिसका नाम था पोलराइजेशन।
कोवेलेंट कैरेक्टर को नाम दिया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है वो हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन आप इतना समझिए, जो पोलराइजेशन होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जो पोलराइजेशन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में अगर आप बात करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में अगर आप बात करेंगे, सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जो मेरा कैटायन होता है ना, कैटायन, कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर दूसरा फिनोमेना बात करूं, दूसरा तो एनायन के साइज के, एनायन के साइज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनायन का साइज जितना बड़ा, एनायन का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, एनायन का साइज कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर, एनायन का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर। और तीसरा फैक्टर होता है यहाँ पे मेरा चार्ज। तीसरा यहाँ पर कौन होता है, चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव कि आपका कैटायन का चार्ज हो, एनायन का चार्ज हो, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हो जाता है आपका क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब एक और बात ये भी आप जानते ही होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा कोई आइटम कोवेलेंट होगी उतना ही कम वो क्या होगी, आयनिक होगी। ठीक है ना, कोई आइटम जितना ज्यादा कोवेलेंट होगी उतना ही कम वो क्या होगी, आयनिक होगी। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, चौथा पॉइंट है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले देखिएगा। पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट साइज ऑफ कैटायन। क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अच्छा, एनायन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। और एक होता है चार्ज। चार्ज कैटायन पे जितना ज्यादा, एनायन पे जितना ज्यादा। आप खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे, आप साइन नहीं देखेंगे। ठीक है ना, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम साइन की बात नहीं करेंगे। एक मिनट पानी पिला दो। ठीक है, ठीक है। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है, जल्दी देखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना बहुत ही तेजी में, बहुत ही शॉर्ट में हम सारे कंसेप्ट को निपटाने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए वापस से आते हैं अपने किस पे, कोवेलेंट बॉन्ड पे। ठीक है ना, वापस से आए अपने कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड आप समझ गए सर, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और एक एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये कहलाता है उसकी कोवैलेंसी। ये कहलाता है उसकी कोवैलेंसी। क्या यह बात क्लियर हुई? एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ये होती है उसकी कोवैलेंसी। ये होती है उसकी कोवैलेंसी। क्या आप ये बात समझे? क्या आप यह बात समझे? अब यहां पे आपने चीज बोली थी सर, इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ना मैं आपको एक दूसरा टाइप का बॉन्ड बता रहा हूं, ये क्या है आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं देखिएगा, ये भी कोवेलेंट जैसा ही है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन सी शेयरिंग सर, यहां पर कौन सी शेयरिंग होती है, आप समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिखा था? अनइक्वल शेयरिंग। इट इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाहता था, कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्या करते हो, एक एक एटम दोनों देते हैं, एक एक एटम दोनों देते हैं। कहता है कि मैं भी एक एटम दूंगा, तू भी एक एटम दे, दोनों बढ़िया शेयरिंग करते हैं। ठीक है, दोनों के पास कमी है। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एक ही ऐसी आइटम होती है जिसके पास कमी होती है। एक अपना बढ़िया मस्त अमीर है, राजा बाबू है। एक तो कौन है, राजा बाबू। मतलब ये देख, ये देख, ये देख, ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लुईस बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये डोनेट नहीं करता। डोनेट करेगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये कहता है भैया मेरे पास भी फालतू नहीं है, सोडियम होता है, सोडियम, उसके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। ये कहता है मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, दान कर देता हूं, तभी मैं स्टेबल बनूंगा। ये कहता है मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं। वो तो तुम्हें जरूरत है, तो एक काम करो, थोड़ा सा तुम भी खा लो। मैंने क्या बोला था, मार्केट में 100 रुपए की एक बढ़िया नई वाली आइसक्रीम आई, दोनों दोस्तों ने इक्वल पैसे मिलाए, 50 रुपए मिलाए और एक आइसक्रीम ली, आधी आधी खा ली। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि वो बालक बोला, कह रहा यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो एक जो अमीर दोस्त है वो स्टेबल है, उसकी जेब में 100 रुपए है, वो खरीद सकता है। उसने 100 रुपए दिए, अकेले पूरी आइसक्रीम खरीद ली। लेकिन फिर उसने देखा कि एक दूसरा उसका दोस्त था, वो ऐसे नजर गड़ा के ऐसे देख रहा था कि भाई खिला दे, तो कहता है ये ले आधी आइसक्रीम तू खा ले। तो पहला वाला क्या है, स्टेबल है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। ये क्या करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट करता है। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। पहले दोनों बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, इक्वल शेयरिंग होती थी। अब शेयरिंग जो हो रही है, ये जो शेयरिंग हो रही है,
इस इलेक्ट्रॉन को दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन असलियत में था किसका? एक ही का। दिया किसने? एक ही ने। दोनों ने 50-50 रुपए मिला है, इक्वल शेयरिंग। एक ही ने 100 रुपए दिए, लेकिन उसे शेयर दोनों लोग कर रहे हैं, है एक ही का पैसा, ले शेयर दोनों कर रहे हैं, अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है ना? इसने अपना लोन पेयर इसके साथ क्या किया? शेयर किया। ये क्या होता है? डोनर। लुइस लुइस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? लुइस बेस की तरह। और जो दूसरी वाली आइटम है, दूसरी वाली आइटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? लुइस एसिड की तरह। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? ठीक है, जो डोनर होता है वो कहलाता है लुइस बेस, जो एक्सेप्टर होता है वो कहलाता है लुइस एसिड। ये ऐसे होता है। और यहाँ पे इसका जो साइन होता है, अगर मैं इसके साइन की बात करूं, अगर मैं इसके साइन की बात करूं तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो कुछ ऐसे। ये कौन है? जिसके पास लोन पेयर है। ये कौन है? जिसके पास खाली जगह है। अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको। और एक और, एक और, एक और, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो ये आप इसको ऐसे, अगर आपको एरो नहीं दिखाना तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? क्या आपको ये चीजें समझ में आई? जल्दी देखिए। ठीक है, तो हमने ये सारे बॉन्ड छोटे छोटे देख लिए। अब ना जैसे जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी है ना, जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी है वो सारी कहां से निकलती है? वो सारी की सारी थ्योरीज आपकी निकलती है कोवेलेंट बॉन्ड से निकलती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपको अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलती है, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी बताई थी मैंने आपको? लुइस ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? लुइस ऑक्टेट रूल सबसे पहले क्या था? लुइस ऑक्टेट रूल। और लुइस ऑक्टेट रूल ने क्या बोला? लुइस ऑक्टेट रूल ने बोला कि किसी भी आइटम को अगर स्टेबल होना है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो स्टेबल होने के लिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है ना? उसके लिए क्या करते हैं वो लोग? एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पे लुइस डॉट स्ट्रक्चर देखा था। लुइस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग फटाफट बात करेंगे। इसको हटा दें। ये चीज आपको समझ में आई? सबसे पहले आपके सामने क्या आया? आपके जीवन में आया लुइस ऑक्टेट रूल। ठीक है, लुइस साहब बोले कि किसी भी आइटम को अगर स्टेबल होना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी भी आइटम को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करता है? वो अपने वैलेंस शेल में, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एकत्रित कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन जमा करने की कोशिश करता है। ये चीज किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ये चीज हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है सर? हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। क्या ये बात समझे आप? देखो, ठीक है, किसी भी आइटम को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना पड़ता है। 8 इलेक्ट्रॉन का जो एक आपका वो बन गया, ग्रुप बन गया वैलेंस शेल में, वो क्या करेगा? वो आपके आइटम को स्टेबल कर देगा। और अगर ये चीज है ना हाइड्रोजन में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन खाली अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। अब सर यहां से ना एक चीज निकल के आती है, यहां से एक चीज निकल के आती है, वो होता है आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर। कोई हम फालतू रूल ये सब नहीं लिख रहे, क्योंकि ना हमें ऑलरेडी इन सब चीजों की क्या है? प्रैक्टिस है। हमें ऑलरेडी इन सब चीजों की प्रैक्टिस है। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? लुइस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल वो है एटम्स है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, सबसे पहले आप उन सबके क्या करते हो? आप सबसे पहले उन सबके वैलेंस शेल बनाते हो। वैलेंस शेल के बाद आप उनको उनकी कोवेलेंसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर देते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको सबसे पहला एक एग्जांपल दिया, वो है कुछ ऐसा। मैंने आपको दिया CH4। आपने कहा देखो सर, आपने कहा देखो सर, देखो 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 देखो। सबसे पहले आपने बनाया कार्बन। ठीक है ना? यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है? नेता आदमी, जिसका साइज बड़ा होता है, नंबर में कम होता है ना? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा बनाएगा वो। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, छोटा, जिसका साइज बड़ा होता है। अब बात सुनना, अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को देखो, कार्बन हाइड्रोजन को देखो, तो यहाँ पे कार्बन का साइज बड़ा है, ये ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहोगे सर कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, पिक्चर में कौन आया? पिक्चर में आ गया आपका एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब शेयरिंग कर देते हैं सर, शेयरिंग एंड केयरिंग। ये बोला सर मुझे अपना ड्यूप्लेट बनाना है, मैंने ड्यूप्लेट बना लिया। ये कहेगा भैया मैंने ड्यूप्लेट बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, एक मैंने कार्बन का ले लिया। मुझे अपना ड्यूप्लेट बनाना था, एक मेरे पास था, कार्बन का ले लिया। मुझे ड्यूप्लेट बनाना था, एक मेरे पास था, एक मैंने कार्बन का ले लिया। कार्बन बोलेगा अरे बाबू, बनाना तो अपना ऑक्टेट मेरे को भी है ना? स्टेबल ऑक्टेट तो मेरे को भी चाहिए था, मुझे भी अपना ऑक्टेट स्टेबल करना है। तो क्यों ना मैं भी सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का ले लूं। ये आपने क्या बना दिया? ये आपने बना दिया लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ये आपने क्या बना दिया? ये आपने बना दिया लुइस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप गौर से देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। बात खत्म। कार्बन को अगर आप देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट क्या किया? कंप्लीट कर लिया। कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है, जहां पे एटम्स अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, जहां पर आप कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हो, जहां पर आप शेयरिंग दिखा रहे हो कि आपस में लोग शेयरिंग कैसे कर रहे हैं, दिस इज नोन एज योर लुइस डॉट स्ट्रक्चर। लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको। लेट्स टेक CO2।
कम क्वांटिटी में कौन है? कम क्वांटिटी में होगा सर, कम क्वांटिटी में है मेरा कार्बन। बड़ा साइज किसका है? बड़ा साइज भी कार्बन का है। तो अब अगर आप देखो हाँ, ठीक है सर। सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना ऑक्सीजन ने बोला भैया मैं पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसने कर लिए। लेकिन जब बात आती है आपके किसकी? कार्बन की। कार्बन कहेगा मैं भी क्यों पीछे रहूं? ये ठीक है, इसने क्या किया? इसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हम हरकत कर रहे हैं ना, ये जो हम हरकत कर रहे हैं ये कहलाता है आपका, ये जो हम हरकत कर रहे हैं ये कहलाता है आपका क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो सारे एटम्स के बीच में, ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? एक प्रकार से लुईस ऑक्टेट रूल है कि सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली? सबसे पहली बात तो आपने बोली कि सर मेरे को, एक मिनट, हाँ, सबसे पहली चीज तो आपने मेरे को ये बोली कि सर जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कब होगा? जब वो 8 इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप क्या करते हो कि दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करते हो, दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो। दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया? दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मैंने इसको दर्शाने के लिए आप एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है ना? लुईस ऑक्टेट रूल में क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया, आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये हम अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बस एक छोटी सी चीज बता दी। लेकिन सर कुछ चीजें थी जहां पर ना लुईस ऑक्टेट रूल क्या हो गया? फेल हो गया। मैंने आपसे यही कहा था कि जितनी भी थ्योरीज हैं वो क्यों आती हैं कि पहले वाली थ्योरी कुछ बता नहीं पाई। इसने मुझे काफी कुछ बता दिया कि एटम्स बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या होगा? वो लोग स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ बातें चली कि ऐसे होगा, लेकिन कुछ बातें थी जो मेरा लुईस ऑक्टेट रूल समझा नहीं पाया। वो क्या था? एक बार अपन वो देख लेते हैं। वो कौन सी बातें थी, जरा उनको देखते दर्शाते हैं। लिमिटेशंस बोलिए या ड्रॉबैक बोलिए, किसके? लुईस ऑक्टेट रूल के। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे थी वो ये है कि सर एक तो जो आपके हाइपरवेलेंट वो थे मॉलिक्यूल्स, हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट जो स्पीशीज थे, हाइपरवेलेंट, उनके एग्जिस्टेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सर हाइपरवेलेंट क्या होता है? देखिए जरा, हाइपोवेलेंट क्या होता है कि ऐसी आइटम जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने बोल दिया किसी भी आइटम को स्टेबल होने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसी भी चीजें थी जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती थी। जैसे आपका अगर एग्जांपल बताएं, बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जांपल है आपका BF3 BeCl2 एंड सो ऑन, ठीक है ना? ये वो आइटम्स हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हाइपरवेलेंट क्या होता है कि ऐसी आइटम जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन से एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका PCl5 SF6 एंड सो ऑन, ठीक है ना? ये ऐसी आइटम जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। तो इसका रीजन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है? इसके अलावा जो आपके मल्टी सेंटर्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, मल्टी सेंटर्ड कंपाउंड्स, उनका बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। इसने तो कहा कि सर एक सेंट्रल एटम होता है, एक सेंट्रल एटम, लेकिन जैसे हम आगे पहुंचे हमने देखा कि कुछ ऐसे भी आइटम थे जिनके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते थे। तो मल्टी सेंटर्ड कंपाउंड्स के लिए भी इनके मुंह पे क्या लग गया? ताला लग गया, चुप्पी लग गई। ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रह जाती हैं, ऑड, जहां पर लोन पेयर भी नहीं है। एग्जांपल तो अच्छा बता दूं सबका? एक मिनट, फोन कर दो ऑफ, या फोन को कर दो ऑफ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मल्टी सेंटर्ड या मल्टी वाले, ये हो गया आपका इथीन, इथीन इथेन। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो सेंट्रल आइटम है मेरे पास, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे दो सेंट्रल आइटम है, तो इसलिए मैं दोनों का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि दो, आपने कहा था कि एक सेंट्रल आइटम होता है जिससे सारे के सारे चिपके होंगे, यहाँ पे तो दो से ज्यादा आ गए, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी उसका पैटर्न कैसे होगा? और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी जिनके पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपका वो हो गया NO2। NO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, NO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो सर नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसने एक तो ये बना लिया और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। एक तो मेरा डबल बॉन्ड बन गया, एक मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन बचा मेरा खाली, ये इलेक्ट्रॉन बचा मेरा खाली। और जो खाली इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके पास लोन पेयर भी नहीं है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली आइटम होती है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली आइटम होती है, इनका एक्जिस्टेंस भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके बारे में भी उन्होंने क्या करा? अपना मुंह चुप कर लिया। और एक और चीज अगर आप बोले इसके आगे आप जोड़े कि सर फ्यूचर में ना मेरे जो जेनॉन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, आपको पता है नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाती हैं, XeF4 XeF6। जो जेनॉन वाले भी जो कंपाउंड्स थे उनके लिए भी इन्होंने क्या किया?
इसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टी सेंटेड कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अरे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स होते नोबल गैस है उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन सब बातों को जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इस थ्योरी का डाउनफॉल शुरू हो गया और फिर उन बातों को एक्सप्लेन करने आई आपकी नई थ्योरी, ठीक है ना। इन बातों को एक्सप्लेन करने आई आपकी एक नई थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक चीज देखने को मिली थी और वो होता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे एक चीज देखने को मिली, दैट इज योर फॉर्मल चार्ज। अब सर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। एटम्स के ऊपर जो इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो एक चार्ज आपको देखने को मिलता है, जो उसने बॉन्डिंग बना रखी है, ठीक है ना। एटम्स के ऊपर जो एक इंडिविजुअल चार्ज होता है, मैंने आपसे कहा कि सर मैंने आपको एक पॉलीएटॉमिक आयन दे दिया, मान लीजिए SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। आप ये जो चार्ज देखते हैं ना 2 नेगेटिव, आपने देखा ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना, पूरा का पूरा जो 2 नेगेटिव का चार्ज है, ये किसके ऊपर है? जो ये SO4 2 नेगेटिव या PO4 3 नेगेटिव जो चार्ज है 2 नेगेटिव, ये पूरा का पूरा सल्फेट आयन के ऊपर है, पूरा का पूरा फॉस्फेट आयन के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि हाँ बालक बताना जरा, क्या सारे ऑक्सीजन के ऊपर आधा 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 का चार्ज है? आपने बोला SO4 के ऊपर -2 का चार्ज है, -2 मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो क्या सबके ऊपर आधा आधा माइनस आधा? नहीं, आपने कहा कि सर यहां पर किसी के ऊपर 0 का चार्ज है, किसी के ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है ना। किसी के ऊपर 0 का चार्ज है, किसी के ऊपर -1 का चार्ज है। इस बिहेवियर को इस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अगर मैं आपसे बहुत ही आसान शब्दों में बोलूं, आसान शब्दों में देखिएगा, फॉर्मल चार्ज की जो कैलकुलेशन होती है, वो होती है कुछ ऐसे। ये होता है आपका V माइनस U माइनस B। क्या है देखना। V होता है कि उस एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, U का मतलब होता है उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर मल्टीप्लाई बाय 2। देखना, ये होता है मेरा लोन पेयर मल्टीप्लाई बाय 2। और B का मतलब होता है कि उसने बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं, आजू बाजू वालों के साथ। अगर आपने ये चीज कैलकुलेट कर ली, कांग्रेचुलेशन, आपका फॉर्मल चार्ज आ गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो चीजें भी दिखा दूंगा मैं आपको। अगर मैं एक एटम की बात करूं, कुछ जरा इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा, नोट करना एक बात। लोअर द फॉर्मल चार्ज स्टेबल विल बी द एटम। किसी भी आइटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रल आइटम होती है वो चार्ज वाली से ज्यादा स्टेबल होती है। चार्ज पे क्या होगा, आपका हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन चलता रहेगा, कोई ना कोई अट्रैक्ट या कोई रिपेल करेगा। न्यूट्रल वाली आप पे कोई अट्रैक्शन नहीं करता, कोई रिपल्शन नहीं करता, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यार जिस पे फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा, वो आइटम उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। और फॉर्मल चार्ज एक तरीके से ना दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का काम आता है कि दो स्ट्रक्चर्स हैं एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो दोनों में जहां पे चार्ज कम होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल वाला कंपाउंड है, उसी को हम लोग मान्यता देते हैं, वही बनता है। यहाँ पे मैंने बात करी, आपने देखा कि फॉर्मल चार्ज के लिए क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म। इसको देखते हैं, इस पे एक दो सवाल करेंगे, ठीक है। इस पे एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा कि आपको ना बिना मेहनत किए फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस को देखिए जरा, अपन पानी पी लेते हैं। हाँ जी। तो भाई आपने इतना देख लिया, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब ना मैंने आपसे कहा कि फॉर्मल चार्ज का अगर मैं एग्जांपल लूं, जो एक बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, जो कई बार से क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, भाई वो है आपका O3 ओजोन। अगर आप ओजोन का एग्जांपल देखो सर, ओजोन का अगर मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाऊं, तो सबसे पहले तो इसका ओजोन का हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गया, O2 तो अपना स्टेबल हुआ। लेकिन एक और यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ओजोन में ना आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और अगर हम यहाँ पर वो बनाए इसका फॉर्मल चार्ज निकालें, तो सर मेरे पास यहाँ पे 3 प्रकार के ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। चलिए भाई, फॉर्मल चार्ज ऑन पहला वाला, फॉर्मल चार्ज ऑन दूसरा वाला, फॉर्मल चार्ज ऑन तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, और इसके पास भी कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्या है आपके, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, अनशेयर्ड कितने होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा। अच्छा, बॉन्ड कितने बना रखे हैं, सर पहले वाले ने बॉन्ड बना रखे हैं 2, इसने बॉन्ड बना रखे हैं 3,
और यहाँ वाले ने बॉन्ड बना रखा है एक, ठीक है ना, जितने बॉन्ड बना रखे हैं वो। जब आप सॉल्व करोगे, पहले वाले का फॉर्मल चार्ज आ गया 0, दूसरे वाले का फॉर्मल चार्ज आया कितना, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 मिनट, अच्छा सॉरी हमने गलती क्या कर दी, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनशेड थोड़ी ना, ये तो शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो अनशेड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए 2, वही मेरे को। दूसरे वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, लेकिन अनशेड कितने हैं 2, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे। पहले वाले बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरे वाले बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ये आ गया मेरा +1, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया मेरा -1। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपने देखा जो ओजोन है, ओजोन ये भले ही आपको न्यूट्रल दिखता है, लेकिन एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 0 का चार्ज है, 0 का फॉर्मल चार्ज है, एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -1 है, और एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर +1 है। इतनी सी बात समझ में आई। फॉर्मल चार्ज बहुत ईजी कांसेप्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये आपने किया, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई। जल्दी इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको देखिए फटाफट, 1-2 मिनट में इसको हम निपटाते हैं जरा, ठीक है ना। इस पे एक ट्रिक भी था, इसका एक जुगाड़ भी था, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, जैसे ना आपके कुछ ही आइटम्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, एक मिनट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला मेरे जीवन में आता है कौन, कार्बन। देखिए सर, कार्बन या तो 4 बॉन्ड बनाता है या फिर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम बात करें बॉन्ड्स की। कार्बन या तो 4 बॉन्ड बनाता है या फिर कार्बन आपके 3 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन आपके 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आता है वो आता है 0 का, इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आता है वो आता है 0 का, और जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा 1 का या फिर -1 का, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मैं आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, जल्दी जिससे कि आपका आंसर क्या है, जल्दी आए। वैसे ही एक अब मैंने लिया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाता है, और वैसे वो 4 बॉन्ड्स भी बना लेता है। जब वो 3 बॉन्ड्स बनाता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज होता है 0 का, और जब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ जाता है +1 का, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन मेरा 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1 का, ठीक है, ठीक है। एक और अपना जगह थोड़ी सी बना ले क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या तो नॉर्मली वो 2 बॉन्ड बनाता है, जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसका फॉर्मल चार्ज होता है 0। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, जल्दी ऊपर देख के बताइए, जब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया +1 का, 3 बॉन्ड बनाने पे कितना आ गया +1, और जब मेरा ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है, मात्र 1, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आता है कितने का, -1 का, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ऐसे याद रखें तो आपका काम बहुत आसानी से जल्दी से हो जाए। देखिए फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जल्दी सर। अगला आया मेरे सामने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पता क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बस मुझे इतनी सी बात बोली थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जो प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जो आपके वैलेंस बॉन्ड्स होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स वो आपस में ओवरलैप करती हैं। सर कुछ बकवास था इस टाइप का, मत देखो। मेन यहाँ पर ना जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया, इसने हमें एक तो कंसेप्ट बताया था किसका, एक इसने मुझे कंसेप्ट बताया था ओवरलैपिंग का, एक इसने मुझे कंसेप्ट बताया था ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग मतलब जब ऑर्बिटल्स आपस में भिड़ती हैं, जब ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं तो उनका क्या होता है, उनमें बॉन्डिंग होती है। ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैपिंग के भी अलग अलग तरीके थे। एक था आपका कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की एस 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 पी, एक था इनका मोड। मोड मतलब ऑर्बिटल्स आपस में ऐड कब होती हैं, ऑर्बिटल्स आपस में सब्ट्रैक्ट कब होती हैं, ठीक है ना। और इसने मुझे क्या बताया था, और इसने मुझे बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से मेरा क्या मतलब है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग होती है, कौन सी होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा अच्छी होती है कंपेरेबल टू साइडवेज वाली ओवरलैपिंग, कंपेरेबल टू पाई वाली ओवरलैपिंग, या फिर साइडवेज वाली ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के जितना नजदीक होती है, ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के जितना नजदीक होती है, मतलब अगर दोनों ऑर्बिटल 1 1 वाली हैं तो उनमें जो ओवरलैपिंग होगी ज्यादा अच्छी होगी, फिर 1 2, फिर 2 2, फिर 2 3, ऐसे करके। तो जितना आप न्यूक्लियस के पास होते हो बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। और तीसरी बात, सबसे स्ट्रांग ओवरलैपिंग आपको कहां देखने को मिलती है, सबसे स्ट्रांग ओवरलैपिंग देखने को मिलती है जब दोनों ऑर्बिटल कौन सी हो, पीपी, पीपी के बाद एसपी, और एसपी के बाद एसएस, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी जो आपको सुनने को मिली। बाकी बकवास मत सुनिएगा, बाकी बकवास मत देखिएगा, वो सारा ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, ठीक है ना। बाकी जो ज्ञान की बातें होती हैं वो चलती रहती हैं, कि जो आपका ये
ऑर्बिटल्स आती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ठीक है ना। मेन जो बात आपको याद रखनी, मेन जो आपको बातें याद रखनी, सबसे पहली बात क्या थी कि जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के, उतनी स्ट्रांग होती है। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेम एनर्जी में 2 के पे ही है, 2s 2s 2p 2p 2s 2s 2p 2p, तो इनमें कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? पीपी वाली जो होती है ना, ज्यादा फैली हुई होती है, उसमें आपकी ओवरलैपिंग अच्छे से होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें, इनके बारे में देखेंगे हम जरा, ठीक है। फिर यहाँ पर ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरलैपिंग देखिए जरा, यहाँ पे छोटा सा एक नमूना, एस एस आपस में मिलती हैं, एस एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, सीधे सीधे एक ही तरीके से मिल पाती हैं, एक ही तरीके से मिल पाती हैं। एस तो क्या है आपका? सिमेट्रिक है, इसमें कोई अलग अलग डायरेक्शन नहीं है, तो आप इसको कैसे भी घुमा के मिक्स करो, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। फिर पीपी ऑर्बिटल, अगर इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, अगर इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और एस और पी अगर आपस में मिलते हैं तो ये भी अपने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये वाली क्या है मेरी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में क्या होती है आपकी? जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाली चीजें आपस में मिलती हैं, देखा, ये साइड वाली आपस में मिली, साइड वाली आपस में मिली, तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? अपनी पाई बॉन्ड बनाती हैं, जब साइडवेज ओवरलैपिंग मिलती है। अगर आप एक बार लेक्चर भी जाके देखेंगे, ठीक है ना, लेक्चर में अगर आप बस यही वाली चीज भी दोबारा देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जो मेन मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, मेन पॉइंट्स आपके काम के बस हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पूरी चीज दोबारा फिर से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तभी मैं आपको चीज कह रहा हूँ। अब सर, जब सारी ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं, जब सारी ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं, यहाँ पर ना मेरे सामने कंफ्यूजन आई थी, यहाँ पर मेरे सामने कंफ्यूजन आई थी। वो कंफ्यूजन क्या थी देखेंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि सर, आपने बोला कि सारी जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ओवरलैपिंग कर रही हैं, लेकिन ना कुछ बातें थी, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर। मैं आपसे कल एक ऊपर ऊपर से बात करता हूँ, ऊपर ऊपर से, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखोगे, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है अपना? CH4, यहां पर आपका कुछ ऐसा है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1। आओ जरा बनाते हैं, यहाँ। जब आप यहाँ पे ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हो, आपको कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस एक्साइटेड स्टेट दिखता है कुछ ऐसा, 2s1 2p3, माने एक डब्बा है ऐसा और एक डब्बा है कुछ ऐसा। हाइड्रोजन जो होंगे, हाइड्रोजन का आपको शेल दिखेगा कुछ ऐसे। और हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? दादा हाइड्रोजन है मेरे पास 4, तो ये होता है कुछ ऐसा। समझिएगा, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है, एक तो हुई है इनके बीच में, एक हुई है इनके बीच में, एक हुई है इनके बीच में, एक हुई है इनके में, और एक हुई है इनके में। मतलब कैलकुलेट करने पे मैंने देखा, एक तो मुझे मिला यहाँ पर एस एस वाला, 3 मिले हैं मुझे यहाँ पे, 3 मिले हैं मुझे एस और पी वाले। समझ में आया? जब आप CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने कहा सर एक बॉन्ड तो मुझे मिला है, कौन सा? एक बॉन्ड मिला है मुझे सी एस एस वाला, एक मिला है मुझे SP वाला। लेकिन एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बराबर। सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सारे के सारे बॉन्ड आपके बराबर होते हैं। ये चीज हमें पता लगी थी क्या एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर जब देखते हो तो एक SS है, 3 SP है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड बराबर होते हैं। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसका इंट्रोडक्शन हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का। नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुका है, कोई फॉर्मल तरीका नहीं ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है वो कौन सा? आपका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर बोलो, या फिर मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलो, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है ना, एक ही बात है, कुछ भी बोलो। मेन चीज क्या है, इसको निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये किसके? ऑन सेंट्रल एटम। जब अपने स्ट्रक्चर बनाया था, स्टार्टिंग में होता तो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताता भी, है ना, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उसको 8 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। लेकिन नहीं सर, अब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, हम लोग समरी कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने आपको आ गए। मैं मान के चल रहा हूं, नहीं आए तो सीखो, ठीक है। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा कि मैं बैठ के अपना वो क्या कहते हैं मैथ्स करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा, नहीं, तेजी में काम करेंगे, बिना पेन उठा के सवाल करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर ये आइटम देख, अगर ये आइटम दो आती है, मतलब यहाँ पर मेरी 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुई हैं। 2 ऑर्बिटल कौन कौन सी? SP। अगर ये मेरी 3 आती है, तो क्या हो जाएगा आपका? SP2। अगर ये 4 आती है, 4, तो ये हो जाएगा मेरा SP3। अगर इसका सम 5 आता है, 5, ये हो जाएगा आपका SP3D। और अगर ये 6 आता है, 6 पे ये हो जाएगा आपका SP3D2।
ठीक है, ये सारी चीजें साथ के लिए क्या हो जाएगा sp3d3, इससे ज्यादा हमारे कोर्स में है ही नहीं। एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में तो खाली sp3d2 तक ही दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें जरा आप देखिए एक बार। ठीक है, चीजें एक बार जरा देखिए फटाफट, फिर इनके बारे में बातचीत करते हैं। समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि जब आप ऑर्बिटल्स को मिला रहे हैं तो उसमें अलग अलग कुछ नहीं रह रहा, वो सारा का सारा मिलकर एक कॉमन खिचड़ी बन जा रहा है। क्या बन रहा है? एक कॉमन खिचड़ी। और वो जो आपकी कॉमन खिचड़ी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे जब आप CH4 को देखते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो वो sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। SS SP SP ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। sp3 पूरी अपने आप में क्या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है। जैसे आपने देखा कि सारे CH सारे बॉन्ड दिखने में इक्वल है, लेकिन ओवरलैपिंग अलग हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर आपकी सारी ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में खिचड़ी बना लेती है, हाइब्रिड, एक क्रॉस ब्रीड बना लेती है। ठीक है, एक हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड ऑर्बिटल बना लेती है, जिसको आप लोग sp3 बोलते हैं। अब वैसे ही अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में मिल रही हैं तो sp बनाएंगी, 3 मिल रही हैं तो sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2। अब जब ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स आपस में पास पास आई, ठीक है, थोड़ा सा तेजी में करेंगे अपन। आ गया, हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा अपन तेजी में करेंगे। जब ये सारे के सारे एटम्स या फिर इनके क्या बोलोगे आप, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर, जब ये सारे के सारे पास में आए, ठीक है ना, जब ये सारे के सारे एटम्स, लोन पेयर, ये सारे के सारे पास में आए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना एक शेप बनानी शुरू करी। ठीक है, तो जितने भी एटम थे, अभी इनकी शेप हुआ करती थी, अभी भी इनकी शेप थी लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर। लेकिन जब लोन पेयर भी सिस्टम में एंटर हुए, तो उन्होंने कहा कि लोन पेयर के आने से ना हल्का सा क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन हो रहा है। यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा कि भैया सिस्टम में हो रहा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है? डिस्टॉर्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से शेप क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है। शेप डिफॉर्म हो रही है। शेप बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है वो डिफॉर्म हो रही है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सुनने को आई, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे पता लगी कि जो लोन पेयर का जो रिपल्शन है, लोन पेयर का जो रिपल्शन है सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद आप देखते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और उसके बाद आप देखते हैं बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन अगर कहीं मुझे देखने को मिलता है तो वो कहाँ होता है? लोन पेयर का रिपल्शन। फिर आप देखते हो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं है। मैं वो डिवाइड करने वाला मेथड नहीं बताऊंगा, जानबूझ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज आपको ऑलरेडी आती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब जब सिस्टम में लोन पेयर की एंट्री हुई, नॉर्मली जब स्टेरिक नंबर 2 होता है, sp बनाते हो, शेप क्या होती है? लीनियर। 3 में क्या बनी? sp2 ट्रायंगल प्लेनर। 3 4 पे क्या होती है? 4 पे आपकी टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्रायंगल बाइपिरामिडल, 6 पे ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हो गया आपका sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। जल्दी देखिए इसको, जल्दी देखिए। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई? अपन आते हैं जरा स्टूडियो चेंज करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यार फिर से माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रंच चल रहा है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह फटाफट ऐसे कहते हैं ना, हॉप इन करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं इस टाइम पे। तो चलिए कोई नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अभी जो लास्ट की चीज़ बची है अपनी, ठीक है ना, अपन इसको फटाफट जल्दी में निपटाएंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हम एक चीज़ समझ गए, वीबीटी क्या होती है? वीबीटी ने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया स्टेरिक नंबर sp, sp2, sp3, sp3d। अब शेप होती है मेरी कोई ना कोई, लेकिन वेस्पर थ्योरी बोली कि जब लोन पेयर की एंट्री होती है, तो डिस्टॉर्शन होता है, रिपल्शन होता है, और मेरी पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है वो डिफॉर्म होती है। ज्योमेट्री डिफॉर्म होती है। यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिली कि सबसे ज्यादा जो डिस्टॉर्शन होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, वो देखने को मिलता है हमें लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब इसकी वजह से जो आपको अलग अलग शेप्स देखने को मिली, हमें देखने को मिलती है। अगर कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, जब मेरा रिपल्शन कैसा मिनिमम है, तो आपको ये शेप्स मिलती हैं, लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, और आपका ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जैसे ही लोन पेयर की एंट्री शुरू होती है, जैसे ही लोन पेयर की एंट्री शुरू होती है, आपने एक चीज देखी। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज ठीक है। आपने एक चीज देखी कि सर जैसे ही एक लोन पेयर आया, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेरिक नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अरे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया यहाँ पर मेरा 3। 3 बोले तो sp2 में एक लोन पेयर आया तो क्या बन गई शेप? बेंड शेप। ये है आपका 3 और एक 4, स्टेरिक नंबर है 4, बोले तो sp3 में एक लोन पेयर आया तो पिरामिडल, और sp3 में अगर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ये वापस से क्या बन जाता है? ये वापस से बन जाता है आपका बेंट। 4 और 1, स्टेरिक नंबर 5, sp3d पे क्या बन जाता है? ये सीसॉ, क्या बन गया? सीसॉ। ठीक है ना, एक आपका पॉइंट चला गया, लोन पेयर आ गया, बन गया सीसॉ। और जब आपके दो लोन पेयर आते हैं, स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, ये बन जाता है क्या? टी शेप। फिर एक और चीज बताऊंगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं। sp3d में अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तो जो मेरी शेप निकल के आती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर। वो शेप क्या होती है मेरी? लीनियर। ठीक है ना, तो
ये वाला एक बॉन्ड होता है, ये वाला एक बॉन्ड होता है, ये भी चला जाता है, ये वाला एक बॉन्ड होता है, ये भी चला जाता है, और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है यहाँ पर हाँ लीनियर, ठीक है ना। ये बन गया आपका कुछ ऐसा। अब अगला 5 और 1, 5 और 1 ये क्या कहलाता है? ये हो गया मेरा sp3d2। एक लोन पेयर आया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, एक पिरामिड गायब हुआ। दो लोन पेयर आए, दो लोन पेयर आए तो दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों पिरामिड गायब हो गए, ये बन गया आपका स्क्वायर प्लेनर, ये बन गया आपका स्क्वायर प्लेनर। चमकी बातें, चमकी चमकी बातें, जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है मामला? क्लियर क्लियर, ठीक है बा? चलिए, तो ये चीजें थी जो हमने देखी यहाँ पर कि अगर आपका प्योर हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे क्या आपकी ज्योमेट्री होती है, वही आपकी शेप होती है। और जब आपको एक दो तीन लोन पेयर आने लग जाते हैं तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होता है, शेप अपनी चेंज होती है और ये कुछ ये बना लेता है। ये है बस इतनी सी वेस्पर थ्योरी, इतनी सही है। ठीक है, चलो आगे। अब सर कुछ बातें थी जो वेस्पर थ्योरी भी नहीं समझा पाई, या कुछ बातें थी जो आपकी वीबीडी भी नहीं समझा पाई। क्या नहीं समझा पाई थी वीबीडी? जब हमने वीबीडी से पूछा, हमने वीबीडी से पूछा कि हाँ भाई वीबीडी, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये ना पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन कैसी होती है? ऑक्सीजन मेरी पैरामैग्नेटिक होती है। तुम बताओ कैसे? भाई साहब वीबीडी की हालत खराब हो गई, वीबीडी की हालत खराब हो गई, क्योंकि वीबीडी तो अब तक क्या चिल्लाती फिर रही थी? वीबीडी तो क्या कह रही थी? वीबीडी ने तो कहा था कि O2 कैसा है? O2 है मेरा डायामैग्नेटिक। एज पर वीबीटी O2 था मेरा डायामैग्नेटिक, जो कि सरासर गलत था, जो कि सरासर गलत था। और यहाँ पर जब मैंने उससे पूछा कि वो पैरामैग्नेटिक है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पे मुझे पता लगा कि जो वीबीटी होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या आया? हमारे जीवन में आया मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? इसने बेसिकली ना जो ऑर्बिटल्स था, ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ ऐसा बताया, ऑर्बिटल्स के बारे में बोला। सुनिएगा पहला पॉइंट, इसने कहा कि अगर मेरी ऑर्बिटल्स सेम फेज में होती हैं, आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं या तो वो सेम फेज में होंगी, या फिर जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसी होती हैं? अपोजिट फेज में होंगी, है ना, या फिर वो जो ऑर्बिटल्स होती हैं या तो सेम फेज में होती हैं, अपोजिट फेज में होती है, कुछ ऐसी बात करी उन्होंने। सेम फेज का मतलब ये था, ये आपकी एक ऑर्बिटल है, ऐसी आपकी एक और ऑर्बिटल है। अपोजिट फेज का मतलब क्या होता है? अपोजिट फेज का मतलब, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर, जब दो ऑर्बिटल्स आपकी सेम फेज में होती हैं, जब दो ऑर्बिटल्स आपकी सेम फेज में होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं? ये आपस में एक दूसरे को ऐड करती हैं, ये आपस में एक दूसरे को ऐड करती हैं, और ये कहलाता है मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये दोनों अपोजिट फेज में एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और ये कहलाता है मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब दो ऑर्बिटल सेम फेज में होती हैं, ये आपस में क्या बनाती हैं? ये आपस में बनाती हैं आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपस में ऐड होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं। और जब दो ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज में होती हैं तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं, खत्म करती हैं, ये बनाती हैं आपकी क्या? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ था। जब दो ऑर्बिटल सेम फेज में बॉन्डिंग बना रही है, अपोजिट फेज में एक दूसरे को माइनस कर रही है, एंटी बॉन्डिंग बना रही है। सर ये सब तो है थ्योरी वाली बातें। मेन क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? मेन क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अपना तरीका है वो है कुछ ऐसा। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होती है, दो प्रकार की सेटिंग बनाती है, दो प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन बनाती है। एक होती है जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 के बराबर या 14 से कम है। ठीक है, वो 14 के बराबर या 14 से कम है। ठीक है, दूसरी सेटिंग कौन सी होती है? दूसरी सेटिंग होती है कि जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 से ज्यादा है। यहाँ पे डब्बे आप कैसे देखेंगे? ठीक है, डब्बे कैसे देखेंगे? 1 2 1 2। अगर मेरे पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बनाते हैं? 1 2 1 2, 1 2 1 2। और अगर आपके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 2 1, 1 2 2 1। ठीक है, जब 1s वाले मिले तो सेम फेज में 1s बॉन्डिंग, अपोजिट फेज में 1s स्टार, 1s की एंटी बॉन्डिंग। 2s वाली ऑर्बिटल्स आपस में मिली, 2s वाली जब ऑर्बिटल्स आपस में मिली, एक बार तो इन्होंने बना लिया बॉन्डिंग और एक बार इन्होंने बनाया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग क्या? अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब पी वाली ऑर्बिटल मिली, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो दो ने तो बना लिया अपना क्या? बॉन्डिंग। दो ने बना लिया अपना एंटी बॉन्डिंग, और ये कौन सी है? पाई वाली है। एक ने सिग्मा वाले ने बनाई बॉन्डिंग, सिग्मा वाले ने बना ली अपनी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं वो बॉन्डिंग वाली भी बनाती है, वो एंटी बॉन्डिंग भी बनाती है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखेंगे, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? सर ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप 16 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपने क्या देखा? ऑक्सीजन के अंदर आपको दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे उनकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में।
ऑक्सीजन के अंदर आपको, हाँ, ऑक्सीजन के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखे थे उनकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। हेंस हेंस ऑक्सीजन क्या हो गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कहलाती है आपकी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कहलाती है आपकी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में थे। ठीक है, तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जल्दी देखिए यहाँ पे कोई आपको दिक्कत तो नहीं, कुछ इस टाइप का बनाना है हमें डायग्राम। 14 या 14 से कम के लिए, ठीक है ना, 14 या 14 से कम के लिए, 14 से ज्यादा के लिए सिस्टम होता है कुछ ऐसा, 14 से ज्यादा के लिए सिस्टम होता है कुछ ऐसा। जल्दी देखेंगे, 14 या 14 से कम के लिए आपने बनाया कुछ ऐसा, 14 या 14 से ज्यादा के लिए आपने बना दिया कुछ ऐसा। अब सर मैं अगर आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं, तो यहाँ पे इतना देखिएगा, इतना देखिएगा। एक ना ट्रिक बताई थी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो। तो 14 होता है ना, 14, इसको आप मानते हैं मिड पॉइंट, और यहाँ पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, यहाँ पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। यहाँ पर एक साइड मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैंने क्या लिया, बॉन्ड ऑर्डर। मैंने क्या लिया यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर। एक तरफ आपने लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ आपने लिए बॉन्ड ऑर्डर। आप कहीं भी मूव करोगे ना ऊपर या नीचे, अगर मैं कहीं पे भी मूव करूंगा +1 से, तो ये मेरा 0.5 से रिड्यूस होगा। मैं नीचे भी आया, अगर +1 से नीचे भी मूव किया, ये मेरा 0.5 से, ये मेरा 0.5 से रिड्यूस होगा। आ रही है बात समझ में? अगर आपसे मैंने कहा 12 इलेक्ट्रॉन, तो 14, सॉरी 12 के बाद 14 पे कितना है, 3, 15, 16, आधा आधा 2, 12 अगर बॉन्ड ऑर्डर, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 2 पीछे गए, मतलब एक कम किया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ठीक है, आप एक, जैसे एक सेकंड मैंने आपसे बोला हाँ बाबू 10 का बताओ, 10 का, 10 पे कितना होगा, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? आपने कहा 10, 11, 12, 13। देख देख देख, 13 पे हो गया 2.5, आधा कम किया, 12 पे हो गया 2, 11 पे हो गया 1.5, 10 पे हो गया 1। सर 10, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी डायटोमिक आइटम में, किसी भी डायटोमिक आइटम में अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। 18 का पता करो, 18 का, 18 का पता करो, 18 का, 18 कैसे पता करेंगे, 15, 16, 17, ये हो गया आपका 2.5, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा 1। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, उसको याद रखेंगे, उस पर एक चीज काम नहीं करती, बाकी उसके अलावा दुनिया जहान में किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल पे लगा दो। ठीक है, जो सीओ पॉजिटिव होता है ना, कार्बनिल का जो कैटायन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कैटायन होता है सीओ पॉजिटिव, अगर आप सीओ पॉजिटिव की बात करोगे तो सीओ पॉजिटिव, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 6 और 8 14, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने हो गए, 13। 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 13 पे 2.5 नहीं होता, वो 13 पे कितना होता है, 0.5 बढ़ जाता है, 3.5 होता है। बस ये एकमात्र आपका एक स्पेशल केस है, ठीक है, बस एकमात्र आपका स्पेशल केस है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। मेन जो आपके टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए। सबसे मेन टॉपिक आपका क्या होता है, वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, sp sp2 sp3, इनकी जो ज्योमेट्री है वो पता होनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अगर इसमें एक एक दो दो लोन पेयर आ जाए तो इनकी शेप क्या चेंज होती है वो पता होना चाहिए। उसके बाद एमओटी में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो ऑर्बिटल्स का डायग्राम था, ये जो ऑर्बिटल्स का डायग्राम था ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ऑर्बिटल्स को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं, जो हाइड्रोजन होता है वो अपने से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है ना, वीक बॉन्ड होता है। और अगर हम एक और चीज बात करें तो यहाँ पर ना आपकी स्टेबिलिटी, जैसे एक भले वीक बॉन्ड बना, भले छोटा सा वीक बॉन्ड बना, ये क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि भले आपका छोटा सा बॉन्ड बना। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, जैसा कि नाम में है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। एक हो गया मेरा इंट्रामॉलिक्यूलर, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। ऑर्गेनिक में आपने एक कंपाउंड देखा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन करता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये कुछ अपने स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करते हैं। मेन चैप्टर बहुत आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे ना हो रही हो, जितना मैंने आपको मेन चीज़ें बता सकता था मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा जो आपने, ठीक है, ये कुछ अपने स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करते हैं। मेन चैप्टर बहुत आसान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे ना हो रही हो, जितना मैंने आपको मेन चीज़ें बता सकता था मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा जो आपने कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स वाली चीज़ रह गई है, बॉन्ड पैरामीटर्स ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो थ्योरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम वो चीज़ रिपीट होगी। तो इससे अच्छा जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन लेंगे, वो क्वेश्चंस के डिस्कशन में अपन क्या करेंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो उनको हमें अप्रोच क्या रखनी थी, कैसे करना था। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि ज्यादा जो क्वेश्चन थे आपके एटॉमिक साइज, आयनिक साइज के ऊपर थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर थे। तो वैसे ही उन चीज़ों में, वैसे ही आपका इसके जो केमिकल बॉन्डिंग के पिछले 8-10 सवाल के, जो 8-10 साल के जो सवाल पूछे गए हैं, उनमें क्या कंसेप्ट लगता है, उनमें क्या स्ट्रेटेजी अपन उसमें बात
बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को हम बस इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है? इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है? हम इसका नेक्स्ट एक देखेंगे, अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें आपको अप्रोच पता लगेगी कि आखिर अप्रोच कैसे। बट एज आई सेड, केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी बहुत है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं तो आपका वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस ये मेन चीज़ें, और एक ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग होती है ना, कि ओवरलैपिंग जब ऑर्बिटल्स आपस में मिलती हैं तो कैसे बॉन्ड बनता है, इसके बारे में हमें सीखना है। तो बस ऐसी मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और तब तक के लिए मेरा नाम है वंश। थैंक यू एंड जय हिंद।